तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक क्या जाना है कि जो अम्ल हैं उनमें जब वो विलयन अवस्था में है, जल की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। और क्षारक की बात करें तो क्षारक OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम सूचक से पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन हमारे पास अम्ल है, कौन सा क्षारक है। जैसे हमने लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर, उसमें हमने देखा कि लिटमस पेपर या तो वो अम्ल की उपस्थिति बता सकता है या क्षारक की उपस्थिति बता सकता है। फिनोप्थलीन हमने किया, फिनोप्थलीन हमें क्षारक की उपस्थिति बता रहा था। जब क्षारक में फिनोप्थलीन को डाला गया तो उसका रंग गुलाबी हो गया, लेकिन अम्ल की उपस्थिति को वो कन्फर्म नहीं करता है। जब वो रंगहीन है तो ये कन्फर्म नहीं हो सकता कि वो अम्ल ही है, वो कुछ और भी हो सकता है। ये केवल क्षारक की उपस्थिति बता रहा है। तो इसी प्रकार सूचक जो अभी तक हमने देखे वो हमें या तो अम्ल की उपस्थिति बता रहे थे या क्षारक की उपस्थिति बता रहे थे। अब हमारे पास कुछ ऐसे सूचक भी हैं जिन्हें हमने एक से ज्यादा सूचकों से मिलाकर बनाया है। एक से ज्यादा सूचक को मिलाकर बनाए गए। बनाए जाते हैं ऐसे सूचक हमें अम्ल के बारे में भी बता देंगे और क्षारक के बारे में भी हमें बता देंगे। इन सूचकों को हम कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा कि अम्ल और क्षारक का तनुकरण भी किया जा सकता है। तनुकरण, पानी में इन्हें मिलाया जाता है, पानी में मिलाने पर। लेकिन याद रहे कि पानी को अम्ल या क्षारक में नहीं मिलाया जाता, बल्कि पानी में अम्ल या क्षारक को मिलाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, नुकसान हो सकता है हमें। तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब सार्वत्रिक सूचकों के बारे में हम जानेंगे। सार्वत्रिक सूचक हमें बताएंगे कि कौन सा अम्ल या क्षारक कितना प्रबल या कितना दुर्बल हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? सार्वत्रिक सूचक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताते हैं, सांद्रता बताते हैं कि अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, और क्षारक के अंदर बताएंगे कि OH आयन की सांद्रता कितनी है। जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा अम्लीय वो विलयन होगा। जितनी ज्यादा OH आयन की सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा क्षारकीय होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, सांद्रता ज्यादा है तो अम्ल प्रबल होगा, अम्ल होगा प्रबल। अगर सांद्रता कम होगी तो अम्ल कहलाएगा दुर्बल। इसी प्रकार OH आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो प्रबल क्षारक, और कम होगी तो दुर्बल क्षारक। अब अम्ल या दुर्बल ये बताने के लिए इसमें अलग अलग रंग उत्पन्न होते हैं। उसके लिए इन यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर एक स्केल दिया होता है। उस स्केल में इस तरह से रंग दिखाए होंगे, अलग अलग रंग दिखाए होंगे, जो हमें बताएंगे कि ये कितना अम्ल प्रबल है और कितना क्षारक दुर्बल। इसकी मैं इमेज दिखाता हूँ आपको एक। तो ये देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो pH स्केल है वो कुछ इस तरह की होगी। ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर की बोतल है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो सार्वत्रिक सूचक होता है, ये सभी प्रकार के अम्ल या विलयनों की सांद्रता के बारे में हमें बता सकता है। इस पर यहाँ पर ये देखिए नीचे pH स्केल है। pH स्केल में ये अलग अलग रंग आएंगे।
और ये रंग हमें बताएंगे कि कोई विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारकीय है। और इस स्केल में इस तरह से स्केल होगी 0 से लेके 14 तक की। तो ये स्केल हमारी कुछ इस तरह की है, 0 से लेकर 6 तक। ये हमें बताएंगे कि ये एसिडिक हैं। जिनमें भी विलयन में यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक डाला जाएगा तो इस प्रकार के रंग उसमें निकलेंगे। उस रंग को इस स्केल के साथ मैच करेंगे, जहाँ भी वो मैच होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी आ जाएगी। तो पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होती है, 14 तक रहती है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 आएगी वह ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक, ना तो वो अम्लीय होगा ना क्षारकीय, वो न्यूट्रल होगा। इसके आगे स्केल है 8 से लेके 14 तक। जिनमें भी ये रंग विलयनों में आएगा वो हमें बेस मिलेंगे, अल्कलाइन बेस को अल्कलाइन भी बोलते हैं, तो वो सारे हमें बेस मिलेंगे। तो इस तरह से पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक का। तो ये पीएच स्केल है हमारे पास। यूनिवर्सल इंडिकेटर पर भी आपको अंकित मिलेगा और उसमें से एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप हम विलयन में डालेंगे, उसमें जो भी रंग आएगा मैच करेंगे और उसकी पीएच वैल्यू को हम बता देंगे कि इसकी पीएच वैल्यू इतनी है। साथ में आपने ये भी ध्यान रखना है जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कम होगी उसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 की तरफ को ज़्यादा होगी, और जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जाएगी। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पीएच वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा आएगी, लेकिन हम कहेंगे वो कम एसिडिक है। देखिए यहाँ से एसिड स्टार्ट हुए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर थोड़े वीक होते जाएंगे, यहाँ बहुत वीक हो जाएंगे एसिड, 7 पर पहुँच के वो न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ना तो वो एसिड रहे ना बेस रहे। फिर जैसे ही उसकी OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू इधर की तरफ को बढ़ती जाएगी। जिसकी OH आयन कंसंट्रेशन जिसकी पीएच वैल्यू 8 आएगी उसमें OH थोड़े कम होंगे। जैसे जैसे OH कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी पीएच वैल्यू 14 की तरफ को बढ़ती जाएगी। अब 7 पर न्यूट्रल है कोई पदार्थ, तो अब 7 से आगे चलेंगे, 8 पर वो हल्का सा बेस हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ज़्यादा बेस हो जाएगा और सबसे ज़्यादा बेस 14 पर पहुंच के हो जाएगा। तो इस तरह से क्षारकीय जो प्रवृत्ति है वो 8 से 14 की तरफ को बढ़ती जाती है और 7 से 0 की तरफ को अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ये आपने अच्छे से समझ के याद करना है इस चीज़ को। पीएच स्केल 0 से 14 तक वैल्यू होती है। इसमें 0 से 6 एसिडिक हैं, जिसमें 6 सबसे वीक दुर्बल अम्ल है, 0 प्रबल अम्ल है, 7 न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है। 8 से 14 की तरफ को चलेंगे, 8 वाला सबसे कमज़ोर क्षारक है, 14 वाला सबसे प्रबल क्षारक है। यहाँ पर अलग अलग पदार्थों की देखिए पीएच वैल्यू दिखाई गई है। हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड है, उसकी पीएच वैल्यू 1 है। HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी पीएच वैल्यू 0 से 1 के बीच रहती है। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं हम, एग की बात कर रहे हैं। प्योर वाटर हमारे पास है वो न्यूट्रल है, मिल्क की पीएच वैल्यू ये है 6 के करीब आती है। एग में जो हल्का सा बेसिक नेचर है 8 है उसकी वैल्यू। बेकिंग सोडा की आएगी, धोने का वाला सोडा जो है उसकी 9 आएगी। हाथ धोने वाले जो सोप हैं 10 आएगी उसकी पीएच वैल्यू। ये क्षारकीय हैं। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सांद्र हैं बहुत सारे, वो हमारे पास यहाँ पर NaOH, जिनको जो हमने देखे हैं NaOH, ये हमारे पास प्रबल क्षारक आ जाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास स्केल है पीएच वैल्यू की। 7 से कम आएंगे सारे एसिड, 7 से अधिक आएंगे सारे बेस, और जिसकी वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल कहलाएगा, यानी उदासीन कहलाएगा। ये उदासीन है।
तो जब हमारे पास O एसिड का मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इधर से इधर को 7 से 0 की तरफ को बढ़ रही है, और बेस में OH आयन की कंसंट्रेशन 7 से 14 की तरफ को बढ़ रही है। ठीक है। अब अगर हमारे पास एसिड है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू पीएच वैल्यू, ऐसे लिखते हैं पीएच वैल्यू, पी छोटा एच बड़ा, पीएच वैल्यू एसिड की 7 से कम रहेगी। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं और एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो दोनों ही हमारे पास अम्ल हैं, दोनों की पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगी, लेकिन एसिड की पीएच वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी और एसिटिक एसिड वैल्यू हो रहेगी 4 से 5 के बीच। ऐसा क्यों है जबकि दोनों अम्ल हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि HCl ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है। एसिटिक एसिड हाइड्रोजन आयन बनाने की क्षमता कम होती है, कम हाइड्रोजन आयन होते हैं इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, ज्यादा आयन फ्री करेगा, कम आयन फ्री करेगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन आयन बनाने की क्षमता HCl में ज्यादा है और एसिटिक एसिड में कम है, इसलिए इनकी पीएच वैल्यू इसकी 0 से 1 के बीच में। पीएच वैल्यू कम होने का मतलब है प्रबल अम्ल है ये, और पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो दुर्बल होता जाएगा, दुर्बल अम्ल बनता जाएगा, ये ध्यान रहे। इसी प्रकार नींबू का रस आपने देखा है, नींबू के रस की पीएच वैल्यू लगभग, नींबू का रस देखेंगे हम 2.2 पीएच वैल्यू इसकी बताई गई है, 2 और 3 के बीच में है इसकी पीएच वैल्यू।